A very good morning to all of you dear students. Today's topic is plane angle and solid angle, which comes under unit 2, unit 1st electrostatics and chapter number 2, which named is electric flux and Gauss's law. और इस चैप्टर के अंदर जाने से पहले कुछ जो चीज़ें हैं, जो फर्स्ट हेडिंग आपकी होगी सॉलिड एंगल अकॉर्डिंग टू बुक और टेक्स्ट बुक, जो भी आप प्रेफर करते हो, जो भी आप पढ़ रहे होंगे। बट सॉलिड एंगल के जाने से पहले एक सिंपल सी बात जो कि आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10th में ही पढ़ चुके हैं। अब कितना पढ़ा है आपने, आज के बाद आप खुद से आप जज भी करिएगा अपने आप को कि आपने वाकई में ये चीज़ आपको पहले से पता थी या नहीं थी। जिनको पहले से पता थी मच बेटर, जिनको नहीं पता थी उनको भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले देखिए आप जस्ट प्लेन एंगल, नाम ही है समतल कोण। प्लेन एंगल मीन्स सिंपली अगर मैं एक मार्कर की सहायता से आपको दिखाऊं, एक लाइन ये हो गई और दूसरी लाइन ये, तो देखो दोनों के बीच एक एंगल बन रहा है ना। ऐसे कर दिया तो मान लो सपोज आपको 90 दिख रहा होगा, ऐसे कर दिया तो 180, ऐसे कर दिया तो कुछ एक्यूट एंगल बन रहा होगा, ये जो यहाँ से यहाँ तक शो कर रहा है। ठीक है, तो ये है क्या बेसिक चीज़, बाकी तो अकॉर्डिंग डेफिनेशन हो ही जाएगी कि ये दो रेज हैं या दो लाइंस हैं जो कहीं ना कहीं पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को मिल रही हैं, टर्मिनेट हो रही है सिंगल पॉइंट पर। Either you can say in other words two rays are coincide on a common point या intersect at a common point। दो रेज हैं या दो लाइनें हैं जो एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, मिल रही हैं, या दो रेखाओं के झुकाव बिंदु को कोण कहते हैं। इन हिंदी यू कैन से डैट दो रेखाओं के झुकाव बिंदु को कोण कहते हैं। तो सिंपली अगर हम कहें, मान लो ड्रॉ करें हम, एक रेज ये हो गई, एक रेज ये हो गई सपोज। ठीक है, अब इनके बीच ये क्या है, इसको आप वर्टेक्स कर सकते हो। मान लो इसको हमने पॉइंट ए से नाम दिखा दिया, यहाँ पर ये वर्टेक्स है। ये दो रेज हैं जिनकी वर्टेक्स ये है, और इनके दोनों के बीच जो एंगल बना ये इसी को ही हम प्लेन एंगल कहते हैं, और इसे डिनोट हम करते हैं किससे, थीटा से। ठीक है, अब ये ध्यान एक चीज़ का रहे आपको कि ये जो आर्क बन रहा है, ये यहाँ पे यहाँ आप देख रहे हो, जैसे जैसे फर्दर आगे मूव कर रहे हैं तो आपको लगता है कि ये बड़ा होता जा रहा होगा एंगल। आर्क जरूर बड़ा हो रहा है बट एंगल सेम टू सेम होगा। अगर सपोज फॉर एग्जांपल मानते हैं कि 30 डिग्री ये है तो 30 डिग्री ये भी होगा, 30 डिग्री ये भी होगा, 30 डिग्री ये भी होगा। क्लियर है बात? तो अगर डेफिनेशन देना हो तो क्या कहोगे, अ प्लेन एंगल कैन बी डिफाइंड एज अ इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन्स। इंक्लाइंड हो रहा है ना, ये देख रहे हो एक नत तल पर झुका हुआ, इंक्लिनेशन इसी को कहते हैं। दो रेखाओं के झुकाव बिंदु को कोण कहते हैं, और जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है या कॉमन पॉइंट है उसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। और ये दोनों एंगल के दो साइड्स हैं जिनका टर्मिनेशन पॉइंट ए है, तो ये एंगल हो गया। और सामान्य सी बात आगे इसमें अगर डेफिनेशन की बात करें और जो डीप में डेफिनेशन की बात करें, क्योंकि ये हम इस पे बात ही क्यों कर रहे हैं, चर्चा ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सॉलिड एंगल अभी हमको पढ़ना है, जो कि गॉसेस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले चैप्टर में बार बार यूज करना पड़ेगा इस टर्म को। तो जब तक प्लेन एंगल नहीं समझ में आएगा, सॉलिड एंगल आपके ऊपर से निकल जाएगा। तो होगा क्या, और एक चीज़ अभी और हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपने पुराना पढ़ रखा होगा कि एंगल क्लास 9, 10 में आपने ज्योमेट्री में पढ़ रखा होगा, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। दैट मीन्स कोण इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या। और ये आर्क और रेडियस किसके टर्म में बात की जा रही है, एक सर्कल के टर्म में बात की जा रही है। दैट मीन्स अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें और सपोज इसका सेंटर ये है, ठीक है, और सेंटर को हमने डिनोट कर दिया पॉइंट ओ से, तो आर्क, कोई भी एक आर्क ले लो। आर्क कहाँ मिलेगा आपको, सर्कल के सरकमफ्रेंस पर। सरकमफ्रेंस पर इस पॉइंट को इस पॉइंट तक, देखो हम बार बार 2-3 बार मार्कर को चला दिए, ए से लेकर बी तक। अब एंगल का डेफिनेशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ दिस सर्कल हमें देना है, तो देखो बनेगा कैसे, इसको हमने यहाँ से यहाँ मिलाया और इसको यहाँ से यहाँ मिलाया। जो काम हमने देखो यहाँ किया था टू रेज के साथ, वही यहाँ पर जो रेज का है यहाँ पर, वही यहाँ पर रेडियस हो गई इन टर्म्स ऑफ सर्कल। और जिसको यहाँ पर हम कह रहे थे आर्क, वो यहाँ पर सर्कल की सरकमफ्रेंस ही काम कर रही है आर्क की। तो आप जानते हैं कि सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस पर कोई भी लाइन ड्रॉ करो उसी को रेडियस कहते हो, है ना, त्रिज्या उसी को कहते हो ये। और अभी जो ये डेफिनेशन दिया था
सिंपल डेफिनेशन कि प्लेन एंगल कैन बी डिफाइंड एज इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस। तो टू लाइंस ही तो है ये, जिसको अभी हम रेडियस कर रहे हैं, और इसी को हमने प्लेन एंगल और डिनोट किससे किया था, थीटा से। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये वाला फार्मूला आपको वैलिड नज़र आ रहा होगा कि थीटा इक्वल टू डेट मीन्स एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। तो यहाँ थीटा इक्वल टू, अगर इस आर्क को हमने स्मॉल एल से सपोज इंडिकेट किया है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला यू कैन राइट हेयर थीटा इक्वल टू यल बाई आर, वेयर यल इज द लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस, और इन अदर वर्ड यू कैन से डेट यल इज द लेंथ ऑफ आर्क। क्लियर है बात। अब आते हैं कि अगर इसके अकॉर्डिंग हमें डिफिनेशन देना हो, और आप जानते हो कि किसी भी चीज़, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ रहे हैं तो उसकी यूनिट और डायमेंशन की चर्चा जरूर करेंगे। क्लास 11 से ही आप पढ़ते आ रहे होंगे। तो देखो एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, एंगल के केस में इसका डायमेंशन नहीं होगा। डायमेंशन क्यों नहीं होगा? लेंथ का डायमेंशन आप क्या लिखोगे? आप जानते हो, चाहे लेंथ हो, विड्थ हो, डेप्थ हो, डायमेंशन हमेशा यल ही होगा, कैपिटल यल में लिखोगे। तो यहाँ यल, यहाँ रेडियस क्या होगा? वो भी तो आप लेंथ ही है एक टाइप की। तो लेंथ अपॉन लेंथ, बड़े ब्रैकेट के अंदर आप कैपिटल यल लिखोगे, नीचे भी लिखोगे, और अकॉर्डिंग टू पावर रूल्स में घातांक के नियम से जाओगे, ऊपर ले जाओगे 1 - 1 0, डेट मीन्स यल टू द पावर 0 इक्वल टू 1। तो यानी कोई यूनिट कोई डायमेंशन हुआ नहीं। तो एंगल की डायमेंशन नहीं होगी, बट यूनिट होती है। अब एंगल की यूनिट क्या होती है? आपने कई सारी चीज़ें सुन रखा होगा, डिग्री पढ़ा होगा, रेडियन पढ़ा होगा, इवन 10th में, या 10th में तो नहीं, 11th में शायद आपने मिनट और सेकंड भी पढ़ रखा होगा। अभी थोड़ा सा दिखा भी देते हैं आपको कि मिनट और सेकंड कैसे होता है, ठीक है। तो नॉर्मली आपने डिग्री ज़्यादा किया होगा, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 180, 90, ऐसे इन टर्म का यूज ज़्यादा किया होगा। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो एंगल की जो अगर डिग्री की बात की जाए तो एंगल को ऑलवेज रिप्रेजेंट किस में किया जाता है? रेडियन में। तो किसी भी चीज़ का डेफिनेशन बनाना हो, किसी भी चीज़ का डेफिनेशन बनाना हो फिजिक्स में, तो हमने जो बच्चे हमसे पहले जुड़े हैं क्लास 11th में, वो या ऑफलाइन वाले बच्चे तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हम रटना नहीं, आपको बुक का भी जो डेफिनेशन है उसको भी मत रटिए, और अपने तरफ से भी कुछ मत करिए। आप सिंपल अगर आपको फार्मूला मालूम है और उसको यूनिट में कन्वर्ट करने का आप जो भी है अपनी तरफ से प्रयास करिए आप। तो देखो यहाँ अगर हम कहें कि इफ़ यल इक्वल टू आर, अगर यल इक्वल टू आर हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला यू कैन राइट हेयर either you can L इक्वल टू R और you can write R इक्वल टू L, दोनों में से कुछ भी करो, क्योंकि हमने बोला है कि L बराबर R। जस्ट अ सेकेंड, कुछ पावर की प्रॉब्लम आ गई थी। तो देखो क्या हमने कहा कि आइदर आप L को R की तरह लिखो या R को L की तरह। तो सपोज L बाई L कर दिया तो L में से L कट गया, 1 आया, और हमने कहा थीटा इक्वल टू 1, और इसका क्या कहा हमने? यूनिट रेडियन। यानी एक रेडियन कौन सा एंगल होगा? तो अगर आप हिंदी में कहो कि एक रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त के चाप द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित किया जाता है, जबकि कंडीशन लगाओगे जबकि वृत्त का चाप उसकी त्रिज्या के बराबर हो। सिंपल सी बात है। इसी बात को अगर ये जो जितना हमने लिखा है इसी को अगर आप कन्वर्ट कर दो तो आप कह सकते हो कि आप प्लेन एंगल डिफाइंड बाय द आर्क लेंथ ऑफ सर्कल सबटेंडेड बाय द लाइंस एंड बाय द रेडियस। ये जो अभी लाइंस की बात कर रहे हैं, मीन्स यहाँ एक लाइन, हमने तो 2 ही दिखाया, आप जानते हो उल्टे मार्कर से दिखा रहे हैं आपको, ये कई सारी हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो कई सारी लाइन, सारी सर्कल की लाइनें ही होंगी, सॉरी रेडियस की लाइनें होंगी। सेंटर से अगर सरकमफ्रेंस पर कुछ भी खींचो आप, सारी की सारी आप जानते हैं रेडियस होगी, और किसी भी 2 रेडियस के बीच में जो आर्क होगा वो जो सबटेंड करेगा एंगल, वही आपका 1 रेडियन यहाँ पर होगा। यानी 1 रेडियन वह प्लेन एंगल है जो किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस द्वारा उसके सेंटर पर सबटेंड किया जाता है, यानी आरोपित किया जाता है, केंद्रित किया जाता है। क्लियर है बात एंगल की। अब हमने कहा था कि सिर्फ रेडियन, एक तो ये मतलब
इंटरनेशनली आप या एसआई, जैसे फिजिक्स में हम लोग एसआई यूनिट की हमेशा बात करते हैं, तो एंगल का जो एक्चुअल एमकेएस सिस्टम में बोल दो या एसआई सिस्टम में बोल दो, रेडियन ही बोलेंगे, बट ज़रूरत पड़ जाती है, हम थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, 45, 90 इस तरह बहुत पढ़ रखा होगा। तो अगर वो रखा तो दोनों में रिलेशन क्या होगा, रिलेशन जानना ज़रूरी है। आप जानते हैं कि सर्कल है ये, और सर्कल एक शेप है, नॉट अ सब्सटेंस, ये कोई पदार्थ नहीं है, कोई ये सिर्फ एक शेप है, आकृति है, समझ सकते हो आप। आप ड्रॉ कर दो, आप अपने पेन से ही आप एक गोला ड्रॉ कर दो तो सर्कल होगा, ना कि गोला तो नहीं, स्फीयर नहीं होगा। समझ रहे होगे हमारी बात को। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक शेप है, और शेप में एक राउंड अगर पूरा पूरा आप घूम गए तो कितना घूमोगे भाई। यहाँ से सपोज चले आप, और एक लाइन यहाँ बनाया, 2 डॉटेड बिंदु बनाया है हमने, तो यहाँ से चलोगे तो यहाँ तक आओगे तो आप कहोगे 180 आ गए, और यहाँ से फिर चले जाओ एक बार और 180 कितना हो जाएगा 360, ठीक है। तो 360 डिग्री, और ये टोटल घूम गए, पहले हमने पाई फिर पाई यानी 2 पाई, यानी 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसका मतलब सिंपल सा मीनिंग है कि अगर 2 पाई रेडियन 360 होता है तो पाई रेडियन कितना होता होगा, वो होता होगा 180 डिग्री। तो एक रिलेशन भी बन गया ये, ठीक है, एक रिलेशन ये बना। दूसरा क्या कहें हमने कहा कि मिनट और सेकंड भी होता है, तो वो भी रिलेशन लगे हाथों देख लो आप। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। 1 लाइन अगर आप किसी नंबर के ऊपर खींच रहे हो ऊपर 1 बार ये, तो ये मिनट को डिनोट करता है, और डबल से कर दें तो सेकंड को। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, या आप कह सकते हो कि 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री। और 1 मिनट में तो सब लोग जानते हो कि 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, ठीक है। अब यानी 1 डिग्री में कितने सेकंड होते होंगे तो कन्वर्ट कर लो यहाँ से। देखो 1 डिग्री इक्वल टू हमने सीखा था 60 मिनट, बट वी नो डैट 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, देन 1 डिग्री इक्वल टू 60 इंटू 60, डैट मीन्स 60 इंटू 60 सेकेंड का ये नोटेशन है, तो 3600। 1 डिग्री में 3600 सेकेंड 3600 होगा। बात क्लियर है। ये आपका हुआ प्लेन एंगल से रिलेटेड जो भी पॉइंट थे, जो भी टर्म थे, वो मैंने आपको बताया, और विथ प्रैक्टिकल करके भी कि सिंपली अगर कॉपी में भी ड्रॉ करो या सिंपल ऐसे हमने कर दिया तो ये एंगल ही बना। तो विक्ट्री का निशान भी लोग बनाते हैं ना, या इधर इलेक्शन में या कहीं और कोई मैच वगैरह भी विन करते हैं तो विक्ट्री का निशान बनाते हैं, तो ये भी यहाँ पर एंगल बन रहा है। देखो ये प्लेन एंगल है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी ध्यान आ गई इससे, कि प्लेन एंगल है, जैसे आप कॉपी में भी बना रहे हो, अपने नोटबुक में ड्रॉ किया, या हम अभी फिंगर से आपको शो कर रहे हैं, ये क्या है, या एक हमारे जो वाइट बोर्ड पे आप देख रहे हो, इसमें सिर्फ लेंथ और विड्थ है इस बोर्ड में, यानी ये 2D प्लेन है। तो डैट मीन्स एंगल जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। प्लेन एंगल, सिर्फ एंगल बोलेंगे तो मिस्टेक हो जाएगा। प्लेन एंगल क्या होता है, 2 डायमेंशनल है। और अभी तो सॉलिड एंगल की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो देखेंगे क्या होता है, अभी बताएंगे तो पहले हो जाएगा। हाँ, एग्जाम्पल में आप प्लेन एंगल की एग्जाम्पल में आप ट्राइंगल, स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर का मतलब ये नहीं कि रेक्टेंगल ले लिया तो नहीं होगा, ठीक है, पैरेललोग्राम ले लिया तो नहीं होगा, वो सब क्या है 2D प्लेन ही है। आप अपने पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो, नोटबुक पे ड्रॉ कर सकते हो। हमने वाइट बोर्ड पे सिंपल देखो जैसे स्क्वायर बना दिया, ड्रॉ है, ये ट्रायंगल बना दिया है, तो ये क्या है, ये सारे यहाँ पर ये क्या है, एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये क्या है, सारे 2D प्लेन है, यानी 2 तल में है केवल, ठीक है, 2 डायमेंशनल है। तो इनके एग्जाम्पल अगर कोई आपसे पूछे तो ट्रायंगल, स्क्वायर एट्सेट्रा ये होंगे, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, अदरवाइज हम इसको इरेज कर रहे हैं और चलते हैं सॉलिड एंगल पर, जो इस टॉपिक का या इस चैप्टर के लिए, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक तो वही है, उसी के बारे में पढ़ना भी, उसी के आगे सब कुछ होगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं। तो ये अगला टॉपिक है आपका, जो हमने कहा मेन टॉपिक होगा इस चैप्टर का, सॉलिड एंगल, घन कोण कहते हैं हिंदी में।
और ये क्या है, सबसे पहली बात कि अभी जो प्लेन एंगल हमने देखा वो 2 डायमेंशनल था। सबसे बेसिक डिफरेंस होगा, मेन डिफरेंस होगा कि सॉलिड एंगल आपका 3 डायमेंशनल होगा। ठीक है, ये एक शेप नहीं होगा, एक सब्सटेंस होगा। इसको आप फील कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह ऐसे टाइप के सब्सटेंसेस को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। अब उसमें हमको समझना है सॉलिड एंगल क्या है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर देखें तो इट इज़ ए 3D एंगल इनक्लोज्ड बाई अ कॉनिकल सरफेस ऑफ द वर्टेक्स। ठीक है, कॉनिकल सरफेस ऑफ द वर्टेक्स। सिंपल सी बात है कि अगर एक मान लो स्फीयर है आपके पास, सपोज एक फुटबॉल में आपने देखा होगा कई सारे ऐसे लेयर बने रहते हैं, एक हेक्सागोनल टाइप का ऊपर एक शेप कटा हुआ होता है। तो ऐसे कई कलरिंग के होते हैं। उसको अगर एक छोटा सा भाग समझो आप, ठीक है, एलिमेंट्री पार्ट समझो, तो आप इमेजिन करो कि फुटबॉल का सेंटर, आप या तो फुटबॉल को छेद करके अंदर तो जाओगे नहीं, इमेजिन करोगे कि हाँ सेंटर इसका यहाँ होगा। तो ये इस बार एक लाइन नहीं, न जाने कितनी वहाँ से लाइनें ऐसे ऐसे आएंगी, और जो सेंटर पर वो सरफेस एरिया सेंटर पर कोई एंगल सबटेंड करेगा, और वो रेडियस भी होगा उसका, जो हमने कहा जो साइड से लाइनें आ रही है वही उसकी स्फीयर की रेडियस भी हो जाएंगी। तो सिंपल सी बात है, सपोज मान लो यही तुम्हारा एक फुटबॉल है, अदरवाइज जस्ट अ सेकेंड, ये समझ लो ये तुम्हारा फुटबॉल है, और या एक वाटरमेलन है, तरबूज। समझते हो क्या आप कभी तरबूज बेचने वालों के पास जाओ और आप पूछो कि भैया ये सही है, तो वो बताता है कि हाँ बहुत बढ़िया है। एक कट निकालता है वो अपने नाइफ से, और देखेंगे ऐसे निकाल के दिखाया कि देखो रेडिश कलर का एकदम रेड है, लाल है ये। तो वो है क्या कि मान लो इसका पूरा टोटल का एरिया, ये स्फीयर है, नॉट अ सर्कल। ठीक है, ध्यान रखना, ये स्फीयर है। ड्रॉ करेंगे तो यहाँ 2D प्लेन है तो 2D जैसा ही दिखेगा, लेकिन हमने पहले बताया आपको इमेजिन करना है अपने माइंड में कि ये क्या है, स्फीयर है। अब ये इसका कोई टोटल एरिया हो गया होगा ये। अब इसका वो जो भाग हमने कहा कि वाटरमेलन का दिखाया दुकानदार ने आपको, शॉपकीपर ने, वो काट के, तो वो भाग हमने कह दिया कि चलो भाई वो ये है तुम्हारा इतना पार्ट, और इतने पार्ट को अभी हमने कह दिया एलिमेंट्री DA केवल अभी। ठीक है, DA। अब ये क्या है कि यहाँ से कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा, कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा। अब दिमाग में आपके ये जरूर आ रहा होगा कि अभी जब सर्कल लिए थे तो सेंटर ठीक बीचों बीच लिए थे सेंटर में, इस बार स्फीयर लिए तो ऐसा क्यों? आप अगर स्कूल में ग्लोब रखा होगा या फुटबॉल रखा हो, फुटबॉल घर में होगा, तो आप देखना एक साइड से अगर व्यू आप देखोगे तो फ्रंट व्यू दिखेगा आपको, रियर व्यू दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पर 3D पिक्चर, 2D में 3D का हम यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो यही कारण है कि थोड़ा सा इसको स्लांटेड नीचे की ओर खींच लिया ताकि आपको फील आए कि हाँ 3D फिगर जैसा कुछ है। तो ये 2D ही, 2D में 3D डालने का ये एक आप समझ लो कि स्टेप है या प्रयास है, जो भी कह लो आप। ये यहाँ पर सेंटर है। ठीक है, अब ये जो सरफेस है वो सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है, इसी को हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। नॉर्मली सर्कल के केस में बगल में ये ड्रॉ करते चल रहे हैं, ये आर्क था, ये रेडियस था, यहाँ पर जो किया उसको हम लोगों ने थीटा से डिनोट किया। यहाँ पर ये भी रेडियस है, ये रेडियस है नो डाउट। ये सेंटर है, वर्टेक्स है, यहाँ पर सेंटर है, सॉरी वर्टेक्स तो नहीं कहो, सेंटर है स्फीयर का। यहाँ पर जो एंगल सबटेंड होगा वही होगा आपका सॉलिड एंगल। क्लियर है बात? तो यहाँ ये तो थीटा ले लिया था आर्क पे, यहाँ ये बहुत बड़ा एरिया होगा स्फीयर का A, और एलिमेंट्री पार्ट DA काटा है, तो सॉलिड एंगल को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो ये छोटा सा भाग है तो हम लोग इसको D ओमेगा, D फॉर यहाँ एलिमेंट्री पार्ट की बात कर रहे हैं कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब ये D ओमेगा हो गया। तो अगर इसका पेपर व्यू हम आपको दिखाना चाहें कि वाकई में कैसे होता है, तो आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। वाटरमेलन वाला पार्ट हमने बताया, या आपको हमने कहा कि फुटबॉल का उदाहरण ले लो, ग्लोब का। तो ये देख लो, इस तरह जो दिख रहा है, आपने इसमें कई सारे भुजा वगैरह खाए होंगे या मूंगफली लिया होगा, तो इस टाइप का शेप बना कर देता है जो दुकानदार होगा। तो ये एक पार्ट, सपोज आपके पास जो फुटबॉल है या वाटरमेलन का जो हमने कहा एक पार्ट दुकानदार ने निकाल के दिखाया कि लाल वाला, समझ लो यहाँ डाल दिया, वही पार्ट ये है। तो नुकीला पार्ट ऐसे आता है, ऐसे यहाँ तक आया नुकीला। तो ये वाला, ये ऊपर देख रहे हो, ये टोटल एक बड़ा सा गोला होगा। इसका ये जो छोटा सा भाग है ना, उसी को ये दिखा रहा है, ये वाला। ये इस तरह कौन मत देखना इसको, ये कट कर दें यहाँ से तो ये पूरा
आपको स्फीयर दिखेगा, पूरा सर्कल दिखेगा। ठीक है, तो अब ये सर्कल से ये सब क्या है, लाइन्स हैं। ये क्या है, लाइन्स है। इधर से कहीं से भी खींचे तो कहाँ जाके मिल रही होंगी, यही सेंटर पर सबटेंड कर रही होगी। तो ये जो पूरा, इस बार ये एक लाइन नहीं है, एक सरफेस एरिया है। ये पूरा ऊपर वाला सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया एक एंगल सबटेंड कर रहा है, कहाँ, सेंटर पर। क्लियर है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। दिमाग में ये बात अब बैठ जानी चाहिए इस फिगर के साथ। अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेशन क्या होगा, अभी जस्ट एंगल में हम लोगों ने थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस कहा था, और यहाँ जो डायमेंशन वही डायमेंशन यहाँ था, और हमने डेफिनेशन बनाने के लिए 1 बनाया था। इसको सेम काम यहाँ करेंगे। अगर डी ओमेगा लिख रहे हैं सपोज, तो यहाँ पर आर्क लिए थे, ठीक है, क्योंकि ये लेंथ थी, यल से डिनोट किए थे। यहाँ पर तो एक देखो ये एलिमेंट्री एरिया ले रहे हैं, इस बार आर्क नहीं है, एरिया है। तो ये क्या हो जाएगा, डी ए। अब यहाँ लेंथ था, लेंथ बटा लेंथ ही था, क्योंकि आर्क एक लेंथ होती है, रेडियस भी एक लेंथ होती है, तभी तो डायमेंशन लेस था। यहाँ डायमेंशन लेस करने के लिए रेडियस का स्क्वायर कर दें, अगर ये समझने के लिए, अदरवाइज ये ना सोचना कि ऐसा ही कुछ करके तभी आया है। ये पहले बना है, उसके बाद ये समझाने का तरीका है। डी ए बाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ द रेडियस। ये तुम्हारा बना सॉलिड एंगल बोलते हैं इसको। यानी अगर आपको बोलना हो कि घनकोण या सॉलिड एंगल का डेफिनेशन क्या है, तो फिर उसी तरह इसका यूनिट क्या था, डायमेंशन नहीं था, यूनिट था। यहाँ भी डायमेंशन नहीं होगा लेकिन यूनिट होगा। इसका यूनिट रेडियन था, और सॉलिड एंगल का यूनिट स्टे रेडियन होता है, स्टे रेडियन। और शो करते हैं इसको यस कैपिटल में, आर ए डी स्मॉल में, यस रैड, यानी स्टे रेडियन। और फिर वही डिफरेंशन बनाने के लिए हमने क्या किया, यूनिट बनाओ। तो सिंपल सी बात है कि अगर इसमें हम कहें ऊपर वाले फार्मूले में, इफ़ डी ए इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है, इसका मतलब क्या है, द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर विल बी इक्वल टू द एलिमेंट्री एरिया। अगर ऐसा हो जाए, देखो ऐसा हो जाएगा तो क्या दिखेगा, जो न्यूमरेटर में वही डिनोमिनेटर में, तो डी ओमेगा इक्वल टू क्या बन के आ जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होगा, तो सेम टू सेम तो कट गया, 1 आया होगा 1 आया। और इसका यूनिट तो पहले ही बात हुई थी, स्टेरेडियन। यानी 1 स्टेरेडियन वह सॉलिड एंगल है जो किसी स्फीयर का एलिमेंट्री स्फेरिकल सरफेस जो है या एरिया जो है उसके सेंटर पर जो एंगल सब्सटेंड करता है वही हमारा सॉलिड एंगल है। घन कोण एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो किसी गोलीय पृष्ठ के एक एलिमेंट्री पार्ट, छोटे अवयव, लघु अवयव द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित किया जाता है, जिसको हमने कहा सबटेंड करते हैं। जबकि बशर्ते शर्त है, कंडीशन लगा रहे हैं, जबकि एलिमेंट्री सरफेस एरिया जो है उसकी उस स्फीयर के रेडियस के वर्ग के बराबर होना चाहिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ध्यान से सुनिएगा, स्पेशली ये वीडियो डेडिकेटेड हिंदी मीडियम के लिए है, बट हमने कहा है कि कोई भी सीबीएसई बोर्ड का बच्चा भी देख रहा हो तो उसके लिए भी उतना ही यूज़फुल है, इसलिए हमने बाइलिंगुअल आज यूज भी किया है। क्या कहेंगे आप, एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो किसी गोलीय पृष्ठ के लघु अवयव द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित किया जाता है, जबकि उस लघु अवयव का क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। ठीक है, सिंपल यही हो गया। अभी यहाँ एक चीज़ देखना ध्यान से, ये अभी हमने कहा था सर्कल था, तो सर्कल का पूरा टोटल एंगल कितना होता था। सर्कल के केस में हमने कहा था 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री, यही तो बोला था। यहाँ अगर स्फीयर के केस में हो कि टोटल सॉलिड एंगल कितना होगा, तो ज़रा टोटल सॉलिड एंगल भी आप देख लो, लगे हाथों। हम देख रहे हो यहाँ डी ओमेगा, और ये टर्म थोड़ा सा आपको क्लास 11th में हल्का सा इंटीग्रेशन का टर्म समझाया गया होगा ज़रूर, और 12th में जो मैथ वाले बच्चे हैं वो तो पढ़ेंगे ही पूरा। और बायो वालों के लिए एक सिंपल सा फार्मूला होगा, किसी दिन उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे कि आपको वो फार्मूले हमेशा याद रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको टोटल मैथ नहीं पढ़ना है, 2-4 फार्मूले आपको डिफ्रेंशिएशन के और 2-4 इंटीग्रेशन के याद रखने होंगे। तो ये क्या है, टोटल छोटा सा एंगल है, और छोटा सा एंगल किसके कारण हुआ, इस छोटे से सरफेस के कारण। तो टोटल सरफेस के कारण जो एंगल बनेगा टोटल एंगल हो जाएगा। तो बाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स,
यानी दोनों पक्षों का समाकलन कर दो और इंटीग्रेट किया इसको, तो ये आया dA/r²। और आप जानते होंगे कि चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन, जो कांस्टेंट चीज़ें होती हैं वो बाहर आ जाती हैं। तो डी ओमेगा, टोटल सारे छोटे छोटे एंगल जोड़ दिया, आपको टोटल मिल गया ओमेगा। और ये रेडियस किसी भी सर्कल के केस में जब बात करोगे तो सर्कल की, स्फीयर के केस में बात करोगे तो स्फीयर की वो कांस्टेंट होती है, वो घटती बढ़ती नहीं है। तो 1/r² ये बाहर आ गया। और बचा क्या, dA। तो सारी एरिया जो जोड़ेंगे आप, यहाँ देख लेना ध्यान से, दिखेगा अभी नीचे, यहाँ सारी एरिया हमने जोड़ डाला तो छोटे छोटे एरिया मिलकर टोटल यही तो आएंगे फाइनली भाई, कैपिटल A के बराबर, कैपिटल A। और आप जानते होंगे किसी स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4πr²। कितना, 4πr²। r² से r² गया तो बचा कितना, 4π। और यूनिट क्या बताया था, स्टेरेडियन। और 4π को अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करते हो तो 2π 360, तो 4π 720 डिग्री। बात क्लियर है। इतना आपका सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में था, इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। इसका यूज इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बारंबार होगा, इसीलिए हमने इस पे खास जोर दिया था। ये समझ रहे हो ना, यहाँ से इस तरह गया, कंफ्यूज मत होना। डी ओमेगा इंटीग्रेट होकर फाइनली ओमेगा आ गया। जो भी कांस्टेंट टर्म होगा, आइदर डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन, वो बाहर निकल आएगा, यानी समाकलन और अवकलन से बाहर निकल आया 1/r² dA। सारे छोटे छोटे सरफेस एरिया को अगर हम जोड़ें, इंटीग्रेट मीन्स जोड़ना होता है, ठीक है, कंबाइन करना होता है। तो सभी को जोड़ देंगे तो फाइनल एरिया पूरा A आ जाएगा। यही तो हमने शुरुआत में एजम्पशन लिया था, A है तो A ले लिया। और स्फीयर का एरिया आपको पता होना चाहिए कि 4πr² होता है, नॉट एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया πr² होता है। कई बच्चे यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 4πr² कैसे हो गया, ठीक है। तो ये स्फीयर है, ये सर्कल था। दोनों बनाने में, दिखने में बोर्ड में या आपकी कॉपी नोटबुक में एक ही जैसे दिखेंगे। तो ये r² से r² कटा 4π स्टेरेडियन। यानी अगर स्फीयर के कारण आपसे पूछा जाए कि टोटल सॉलिड एंगल कितना होता है उसके सेंटर पर, तो आप बोलोगे 4π स्टेरेडियन। आइदर इन टर्म्स ऑफ डिग्री यू कैन से डैट 720 डिग्री, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं वाइंड अप करते हैं, वैसे भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो आप लोगों से वही अगेन एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए इस टॉपिक को, इस क्लास को, इस चैनल को। सपोर्ट आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर 2 के नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड चीज़ को लेकर। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।